दोस्तों नमस्कार। आज है 14 जनवरी और हम लोग आज हिंदी के दो न्यूज़पेपर्स का डिस्कशन करेंगे। आपको ये बताएंगे कि इसमें कौन से वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। जो आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे उनको किस तरह से पढ़ने चाहिए, उनमें क्या क्या कंटेंट ढूंढना चाहिए और उसको अपने स्टैटिक कंपोनेंट से कैसे रिलेट कर सकते हैं, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले आपको कुछ बात बतानी ज़रूरी है कि अगर आप किसी न्यूज़पेपर को पढ़ने बैठते हैं तो आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप रेडी रेफरेंस ले सकें। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये मान सकते हैं कि आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मेंस के सेग्रीगेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सेग्रीगेटेड मतलब एक टॉपिक का एक जगह, जैसे प्रस्तावना है, प्रस्तावना एक टॉपिक है, प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक जगह आपको अरेंज रहना चाहिए। जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो भी नीति निर्देशक तत्व जिसको बोलते हैं, उससे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको आपको एक जगह अरेंज करके रखना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि सपोज़ गवर्नर का कोई आप टॉपिक पढ़ रहे हैं जो आर्टिकल आया है न्यूज़पेपर में या एडिट आया है, अगला स्टेप आपका ये होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खोलें, फिर आप देखें कि उस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे सपोज कोई प्रस्तावना से आर्टिकल आया तो प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो देखिए मैंने एक जगह लिस्ट कर लिए हैं कि 99 में पूछा, 2002 में पूछा, 2019 के बीपीएससी में पूछा, अब फिर 69th में भी एक सवाल पूछा। जो भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसके सारे प्रश्नों को मैंने एक जगह कर लिया है। इससे क्या होगा, मुझे पता लगेगा कि जैसे इस पर देखिए 68 में क्या पूछा है कि भारत के संविधान में जो सकारात्मक दिशा निर्देश देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के चार्टर के रूप में है। उदाहरण सहित समझाइए। इसका मतलब कि जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात होती है उसको सुदृढ़ करने में, उसको सुदृढ़ करने की दिशा में और क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसका वर्णन आप अगर किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल से उठा के और इसका जो आप नोट्स बनाए होंगे इसमें अगर आप ऐड ऑन कर देते हैं उसको, तो क्या होगा, आपके लिए एडवांटेज हो जाएगा। आपका नोट्स जो है क्या हो जाएगा, एक डायनेमिक नोट्स बन जाएगा आपका, है ना। आपके नोट्स को हम कह सकते हैं कि वो एक डायनेमिक हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि जो भी आप फैक्ट्स ढूंढ रहे हैं, जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में आपने पढ़ा, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में आप उसी समय गूगल सर्च नहीं करेंगे, आप उसको नोट करके रखेंगे। जैसे ही आप न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रक्रिया ख़त्म करते हैं तो उसके बाद आप इसको सर्च करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कौन कौन से एक्ट के अंदर काम करता है, या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम कौन कौन सा दो की एक्ट है जिसको इन्फोर्समेंट करने का काम है इसका। तो एक फेमा है 1999 का, और दूसरा क्या है, एक पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इन दोनों एक्ट को इन्फोर्समेंट का काम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करता है। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि आप ये चीज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज़ क्या है, बस ऐसे ही पढ़ लेना इनफ नहीं होता है। हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय जागरण से। दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है। हम एक एक करके देखते हैं कि वेदर दैट टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या वो टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या नहीं। पहला टॉपिक, ये कंप्लीट पॉलिटिकल न्यूज़ है, बिल्कुल नहीं देखना है। अगर आप ये टॉपिक देखते हैं तो इसमें एक चीज़ बस नोट करने लायक है कि अमेरिका और इंडिया का जो रिलेशन है, जो इंडिया और यूएसए का रिलेशन होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के तौर पे, जो वीज़ा है, वीज़ा एक बहुत बड़ा इशू है जो दोनों देशों के बीच में एक डिस्कशन का एक मुद्दा होना चाहिए। तो जब भी भारत और यूएसए के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड कोई सवाल आता है तो उसमें आपको वीज़ा इशू को आप लिख सकते हैं कि दोनों के बीच में वीज़ा इशू है। उसमें क्या होता है कि अमेरिका जो है वो कहीं किसी दूसरे देश को वीज़ा देने में सख्ती बरतता है,
तो उस चीज़ को फिर भारतीय लोग उठाते हैं किसी सम्मेलन में या मीटिंग में कि देखिए आप वीज़ा देने में दिक्कत कर रहे हैं, आप उसको थोड़ा लूज़ करिए, तो फिर वो लूज़ करते हैं या अपने पॉलिसी के हिसाब से काम करते हैं। तो ये न्यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम्पल देगा और बाकी किसी काम का नहीं है। इसमें देखिए ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑपरेशन सर्वशक्ति अभी क्या है, इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, ऑपरेशन सर्वशक्ति। इसके तहत क्या करेंगे कि जो पीर पंजल रेंज आप इसको एटलस में चेक करेंगे, आप अपने मैप में चेक करेंगे पीर पंजल कहाँ पे है। पीर पंजल रेंज में जो टेररिस्ट का इन्फिल्ट्रेशन हुआ है उसको भगाने के लिए, वहाँ से इसके आसपास के एरिया से भगाने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति को लाया गया है। तो सिर्फ इसमें इतना इम्पॉर्टेंट है, डिटेल पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए ये वाला बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स में पूछता है कि बिनांस कुकोइन इंटेलिजेंस से, मशीन लर्निंग से, क्रिप्टो करेंसी से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा क्रिप्टो करेंसी हो जाएगा। तो इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों वर्ड जो है बिनांस और कुकोइन। इसके अलावा इसमें और कुछ भी जानने लायक नहीं है, इसको बैन किया गया है। तो अगर चाहें तो इसको आप एक जगह और कोट कर सकते हैं कि जब भी आप क्रिप्टो करेंसी पे अपने GS2 सेक्शन 3 है ना, ये जो आपका साइंस टेक का पोर्शन है, इसमें अगर क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड कुछ पूछता है, क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड अगर कोई सवाल आता है, तो उसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप ये लिख सकते हैं कि रिसेंट में बिनांस और कुकोइन, हाल में ही बिनांस और कुकोइन नाम की 2 क्रिप्टो करेंसीज जो हैं उसको सरकार ने बैन किया है या उनकी वेबसाइट को ब्लॉक किया है। एक एग्जांपल दे सकते हैं, करंट रेफरेंस दे सकते हैं इससे, इसलिए इसको हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं। इसमें बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये आर्टिकल जो है ये इम्पॉर्टेंट है आपके इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ है कि जो ब्रिटेन की उच्चायुक्त हैं जैन मैरियट, इन्होंने विज़िट किया है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा जो है, जो कश्मीर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है जिसको पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाई करके रखा है, वहाँ पे ब्रिटेन के एक उच्चायुक्त जो है वो विज़िट करते हैं। तो उसका क्या मतलब है, अगर देखिए आपका एक घर है, ठीक है, ये आपका घर है, लेकिन आपका हिस्सा यहाँ तक है, इसमें भी आपका हिस्सा है। अब इसको किसी ने ऑक्युपाई करके रखा है। अब वो क्या करता है, एक मेहमान बुलाता है जो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, वो आके यहाँ इस घर में विज़िट करता है। तो आप कहेंगे अरे यार तुम तो मेरा दोस्त है, लेकिन तुम मेरे जगह पे जो मेरा नहीं है अभी, उसने ऑक्युपाई करके रखा है, तुमने विज़िट किया है ना। तो कहीं ना कहीं अगर ब्रिटेन की वो उच्चायुक्त वहाँ विज़िट करती है, दैट मीन्स कि इस एरिया को ब्रिटेन लेजिटिमेसी देता है, वो एक्सेप्ट करता है कि वो पार्ट जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। ये बात ब्रिटेन एक्सेप्ट करता है, जो कि इंडिया को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इंडिया को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि ये पार्ट जो है कश्मीर का जो हिस्सा है, जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाई करके रखा है, ये वाला हिस्सा वो पाकिस्तान का है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस बात पे भारत ने उस पर अपना विरोध जताया है। यही चीज़ तब भी हुआ था जब यूनाइटेड स्टेट्स के उच्चायुक्त, यूनाइटेड स्टेट्स के भी एक अफसर थे, वो भी अमेरिका के राजदूत थे, उन्होंने भी उस टाइम पे दौरा किया था, तब भारत ने सिमिलर तरीके से अपना विरोध जताया था वहाँ की एम्बेसी में। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जब भी भारत और ब्रिटेन के संबंध की बात हो, इंडिया और ब्रिटेन के रिलेशंस की बात हो, या फिर जब सोवरेनिटी की बात हो, तो वहाँ पे हम इस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं। सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता।
जहाँ पे संप्रभुता का एग्जाम्पल देना हो वहाँ पे हम इसको कोट कर सकते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रिसेंटली ब्रिटेन की उच्चायुक्त ने विजिट किया था, उस पर हमने उसका विरोध जताया। ये विरोध जताया कि आप हमारे हिस्से में जिसको इलीगली दूसरी कंट्री ने ऑक्युपाई करके रखा है, आप हमारे से बिना पूछे हमें बिना बताए कैसे जा सकती हैं। इस तरह की बात होती है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, ये कॉमन चीज़ है, ये आपको देखना। ये सब बिल्कुल भी हमारे काम का नहीं है। जहाँ भी राजनीति आए एक कदम पीछे ले लेना है। ईडी कितना भी संबंध है, हमारे काम का नहीं है। हाँ, हमारे काम का यहाँ पे एक चीज़ है, ईडी। ईडी के बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि सबसे पहली बात कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, हमेशा से न्यूज़ में रहता है। कौन कौन? एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी, और न्यूज़ में रहता है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ये दोनों के बारे में जो भी फैक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। कि जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस्टेब्लिश कब हुआ है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप कहाँ है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसका अगर ईडी की बात करें हम तो ये किस में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। और इसका डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आता है। इसका काम क्या है? इसका काम है इन्वेस्टिगेशन करना और प्रोसिक्यूशन करना वैसे केसेस जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है, जो फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन से रिलेटेड है, जो फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन से रिलेटेड केसेस हैं उन पे इन्वेस्टिगेशन करना। और जो भी इकोनॉमी के ऑफेंसेस हो रहे हैं, इकोनॉमिक वित्तीय जो अनियमितताएं हो रही हैं उससे रिलेटेड जो भी केसेस हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करने का और उसके जो परपेट्रेटर्स हैं, जो भी उस तरह का कृत्य कर रहे हैं, उसको प्रोसिक्यूट करने का काम जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का है। फिर इसमें आप फैक्ट देख सकते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम होता है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था, 2 इम्पॉर्टेंट एक्ट्स को इन्फोर्स करना। वो 2 एक्ट्स कौन कौन हैं? अगर आपको याद होगा तो प्लीज़ कमेंट, आप ये कमेंट करेंगे। पहला कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कौन से 2 एक्ट को इन्फोर्स करने का काम करती है। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि आपका प्रेजेंस कितना है इस वीडियो के बाद। अब हम देखते हैं अगला पेज। अगले पेज में देखिए, यहाँ भी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इसको एक, जैसे इसने 3 फ़ायदे गिनाए हैं, आप इसको अर्बन मोबिलिटी से समझ सकते हैं कि अर्बन मोबिलिटी के जी क्वेश्चन अगर कोई आता है तो उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं, बट डायरेक्टली इसका कोई यूज़ नहीं है। ये बिल्कुल भी हमारे काम का नहीं है। ईडी बस वो आपको जानना है, बाकी हमारे काम का नहीं है। ये भी हमारे काम का नहीं है। आगे से कुछ भी काम का नहीं है। यहाँ पे ये काम का हो सकता है, ये काम का हो सकता है, ये बिल्कुल काम का नहीं है, ये बिल्कुल काम का नहीं है। इसमें देखिए, सजा माफी की याचिका पर फैसले में देरी पर दिल्ली सरकार को फटकार। फटकार किसने दिया है? फटकार लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो फटकार लगा सकती है किसको? एग्जीक्यूटिव को। यानी न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका को फटकार लगा सकती है अगर ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। तो ये हमारा आर्टिकल 50 के अंदर जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब अगर आप न्यायपालिका हैं, आप विधायिका हैं या आप कार्यपालिका हैं, आपका काम अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। लेकिन आप अगर अपना काम ठीक से नहीं करते हैं तो दूसरा अंग जो है वो आपको किसी न किसी तरह से चेक एंड बैलेंस करता है। ये हमारा सिस्टम जो है संविधान का, ये सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है। लेकिन यही कंसेप्ट जब एक स्टेप आगे बढ़ता है तो जिसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवर आर्किंग इफेक्ट से रिलेट करते हैं। जैसे हम देखते हैं न्यायपालिका से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन देखा। अभी देखिए इसमें क्या सवाल पूछा है कि न्यायिक समीक्षा क्षेत्राधिकार की व्याख्या करें, या फिर न्यायिक सक्रियता निहितार्थ मूल्यांकन पर टिप्पणी करें। यानी कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो अपना दायरा तो नहीं बढ़ा रहा है ना। तो आप चेक एंड बैलेंस करें,
लेकिन आप एक सीमा को नहीं लाएंगे, आप एक स्तर तक, एक बॉर्डर तक ही आप क्रॉस कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं क्रॉस करें। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए न्यायिक सक्रियता जो है ये काफ़ी ज़्यादा रीअकरिंग टॉपिक है ना, न्यायिक सक्रियता। तो इस पे आप जुडिशियल एक्टिविज़म से इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। आप ज़रूर से जुडिशियल एक्टिविज़म वाला जो टॉपिक है, जुडिशियल एक्टिविज़म वाला जो टॉपिक है उसको रिवाइज करेंगे आज के आर्टिकल के बाद, है ना। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमने सेग्रीगेट किया है, इस तरह के क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं। अब आते हैं आगे। देखिए ये भी एक्चुअली देखें तो हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट किस तरह से है, ये किस तरह से है, तो आपको इंटरव्यू में कभी कोई पूछता है, अगर अपना फर्स्ट प्रेफरेंस आप DYSP रख रहे हैं तो वो पूछेंगे आप बताइए कि टेक्नोलॉजी के यूज़ से आप किस तरह से सिक्योर करेंगे, या टेक्नोलॉजी का यूज़ आप अपने कार्य क्षेत्र में किस तरह से करेंगे। तो आप इसमें कहेंगे कि देखिए हम QR कोड यूज़ करते हैं, हम मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं किसी तरह से, उसमें कैसे काम करता है वो इसमें बताया गया है। तो इसके लिए ये आर्टिकल यूज़ हो सकता है। बाकी हमारे काम के लिए BPSC पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस में ऐसा कोई थीम नहीं है जिससे ये मैच कर रहा है। 65 सरकारी स्कूलों में स्थापित होगी वर्चुअल रियलिटी लैब। ये वर्चुअल रियलिटी लैब क्या है ये आप समझेंगे, है ना। और ये वर्चुअल रियलिटी लैब हम लोग कहाँ इस्टेब्लिश कर सकते हैं, हम अपने बिहार के स्कूलों में, है ना, वर्चुअल रियलिटी लैब जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वर्चुअल रियलिटी लैब इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आपको एक पॉइंट मिल गया कि टेक्नोलॉजी से एजुकेशन में क्या किया जा सकता है। आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहा है इससे रिलेटेड और काफ़ी अनवांटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो आप अपना जो नोट्स है GS2 का, उसका साइंस टेक पोर्शन में आप साइंस टेक या टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन करके एक टॉपिक बना लेंगे, है ना। एक टॉपिक आप बना लेंगे टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, आपको हिंदी में जो सूटेबल लगे वर्ड वो आप लिख लीजिएगा। मतलब अभी जो प्रौद्योगिकी है और जो शिक्षा है उन दोनों को कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, है ना। प्रौद्योगिकी और शिक्षा, या शिक्षा और प्रौद्योगिकी, शिक्षा में प्रौद्योगिकी, इस तरह से कुछ करके एक टॉपिक आप लिख लेंगे। उसके अंदर आप ये लिखेंगे कि स्कूलों में वर्चुअल रियलिटी लैब का एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, ये सब इसमें लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों में रचनात्मकता का विकास करने और बौद्धिक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत माध्यमिक स्तर पे इतने स्थापना को मंजूरी दी है। तो ये आपका एक पॉइंट बन गया कि हम वर्चुअल रियलिटी लैब यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ के स्कूल में लगा सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट हो गया। दूसरा चीज़ यहाँ पे ये निकल के आया, देखिए इन्होंने बात की है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की, है ना। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, ये भी आपके लिए एक कीवर्ड हो गया, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। इसका मतलब ये होता है कि जो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान है इसके बारे में आपको 5-7 फैक्ट पॉइंट जो है वो याद करने चाहिए, ताकि न्यूज़पेपर में जो अकरिंग थीम है उसको आप ग्रास्प कर सकें, एब्सॉर्ब कर सकें। तो इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ है, सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट किसका है, ये प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, जो कि अब नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है ना। मिनिस्ट्री ऑफ, पहले ये MHRD के अंदर आया था, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। इस राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत ये किया जाता है कि जो साइंस और मैथ है, साइंस और मैथ्स है, इन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी दिया जाता है और इसके जो लर्निंग है, इसकी जो पढ़ाई है, उसको एक सिर्फ पढ़ाई ना रख के एक जॉयफुल और मीनिंगफुल एक्टिविटी किया जाता है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, प्रौद्योगिकी का यूज़ करके इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, ताकि बच्चों को चीज़ें समझ में आए और उसको वो इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक आर्टिकल है जो बताता है कि साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाने का काम सरकार करेगी, वो कौन सा आर्टिकल है। एक ऐसा आर्टिकल आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में जो आर्टिकल साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाने का काम करता है। पहला सवाल मेरा ये था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कौन से 2 एक्ट को इन्फोर्स करने का काम करती है, वो पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन से आर्टिकल के अंदर
साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाने का काम सरकार करना चाहिए, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया हो। कौन सा आर्टिकल है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय आविष्कार अभियान में ये भी इंश्योर किया जाता है कि जो स्कूल्स हैं, है ना, स्कूल्स का सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट हो, सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट हो। अगर उनका सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट होगा तो क्या होगा, ओवरऑल जो एकेडमिक माहौल है वो एकेडमिक माहौल चेंज हो जाएगा, वो एकेडमिक माहौल ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ मेंटरिंग का काम करते हैं। मैथमेटिक्स टीचर सर्कल बनाया है इन्होंने, साइंस सर्कल बनाया इन्होंने। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के योगदान से काफ़ी कुछ जो ग्राउंड लेवल पे इक्विपमेंट बेसिस पे किया जा सकता है वो इनका काम है। ओलंपियाड कराना, कंपटीशन कराना, मिला जुला के ये साइंस को बढ़ावा देता है। वो कौन से आर्टिकल के अंदर देता है वो आप लिखेंगे। तो अगर इस डीपीएसपी के रिलेटेड कोई सवाल आता है तो आप राष्ट्रीय आविष्कार अभियान को उसमें कोट कर सकते हैं। ये काफ़ी डिटेल से बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ज़रूरत का नहीं है इसमें कुछ भी। चलिए अब यहाँ पे देखिए, एनसीआर से बाहर वालों को प्रदूषण मुक्त रहने का अधिकार, ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का सिर्फ ये है कि प्रदूषण मुक्त रहने का अधिकार क्या आर्टिकल 21 के अंदर आता है ना। तो ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है कि राइट टू लाइफ जो है उसके अंदर प्रदूषण मुक्त रहने का जो वातावरण है वो प्रदूषण मुक्त रहना है ना। तो वो आर्टिकल 21 के अंदर आता है। ये सवाल पूछा जा सकता है। अब देखिए, सीमा विवाद के बीच चीन संबंध आगे बढ़ाने की उम्मीद नहीं करे, ये आप किससे रिलेट कर सकते हैं, आप बताएंगे। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला चीज़ है, जो आपके GS1 सेक्शन 2 में आता है, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जो एस जयशंकर हैं, अभी देखिए क्या है, वो काफ़ी बेबाक हो गए हैं। वो अपने बोलने में बिल्कुल भी ये परवाह नहीं कर रहे हैं कि सामने वाला जो है वो कैसा रिएक्ट करेगा, क्योंकि इंडिया धीरे धीरे अपने आप को वर्ल्ड स्टेज में असर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और उस असर्ट करने की कोशिश में भारत कभी भी किसी भी दूसरे देश के किसी भी छोटे से छोटे कमेंट को भी बर्दाश्त नहीं करता। आप मालदीव्स वाला इशू देखे होंगे। तो जब तक चीन बाउंड्री इश्यूज जो चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में, आप देखते हैं रिसेंट में ही क्या हुआ था, 3 खिलाड़ियों को उन्होंने एशियन गेम्स में आने का जो है ना वो वीज़ा नहीं दिया। वीज़ा नहीं देने का मतलब है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये तो हमारे देश के लोग हैं। तो ये तो सरासर गलत है। तो कहीं ना कहीं वो हर चीज़ को उलझा के रखे हैं बाउंड्री इशूज़ पे। तो जयशंकर जी का यही कहना है कि जब तक आप बाउंड्री के सीमा विवाद के मुद्दों को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप संबंध को और आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो क्या संबंध है, आपको इसमें आपके पास जो स्टैटिक होगा रिवाइज करने की ज़रूरत है कि भारत और चाइना के बीच में कौन कौन सी मुद्दे हैं, कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो काफ़ी प्रोमिनेंट हैं, उन पे क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उनमें क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। रिसेंट में जो G20 इनिशिएटिव हुआ है उसका चाइना पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। अभी देखेंगे चाइनीज़ प्रीमियर जो है वो नहीं आए थे। तो क्यों नहीं आए थे, कुछ सोच के नहीं आए थे। आईमैक हो रहा था और उसमें उनको इंक्लूड नहीं किया गया, शायद ये इशू था या कुछ भी हो। तो इंडिया चाइना का इशू हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहा है, अभी इसके क्या इश्यूज़ हैं, भारत ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं उन इश्यूज़ को इम्प्रूव करने के लिए, और G20 के बाद रिलेशंस में कैसा चेंजेस आया है। और अभी जिस तरह से भारत अपने आप को असर्ट कर रहा है, तो इसका ये मतलब होता है कि चीन को हम कहीं ना कहीं एक चैलेंज करने का काम कर रहे हैं इस तरह के स्टेटमेंट से, है ना। तो ये आर्टिकल जो है वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इससे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा चीज़ों को लेके, आप समझ बढ़ेगी इंटरनेशनल रिलेशंस की। उत्तराखंड में टिहरी झील समेत 5 जलाशयों में सी प्लेन उड़ाने की तैयारी, ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। टिहरी झील कहाँ पे है, सी प्लेन क्या होता है, सी प्लेन रिसेंटली कहाँ चलाया गया, टिहरी झील, नानकता बांध, हरिपुरा जलाशय, तुमड़िया बैराज, ऋषिकेश बैराज, ये सब कहाँ है ना। तो ये सब इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे सी प्लेन है, तो सी प्लेन कहाँ कहाँ काम करता है, क्या वो ज़मीन पे भी काम करता है या सिर्फ समंदर में काम करता है, या उसका कैसा वर्किंग है, उस कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये सब इसमें इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, वो आप देखेंगे। अब टिहरी झील वाला तो समझ लीजिए कहाँ है, उत्तराखंड में है, ये आप नोट कर लीजिए। ये इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, बिनांस कुकोइन ऐसा दे देगा। बिनांस कुकोइन ये शब्द किस चीज़ से रिलेटेड है,
है ना। तो उसमें 4 ऑप्शन देगा, उसको आप देखना पड़ेगा। उसमें आप कहेंगे कि ये सब जो है ये क्रिप्टो एक्सचेंज की वेबसाइट है, ये क्रिप्टो एक्सचेंज से रिलेटेड है या क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, ठीक है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा मैंने बताया था कि इसको आप कोट कर सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं। INS चीता, गुलदार और कुंभीर 40 साल बाद सेवा मुक्त, मतलब रिटायरमेंट हुआ INS चीता का, गुलदार का और कुंभीर का। तो इन तीनों का जो सेवा मुक्त हुए हैं, रिटायरमेंट हुआ है, तो ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको पढ़ने लायक, क्योंकि हमारा डिफेंस जो है अभी तक BPSC में कोई प्रोमिनेंट थीम नहीं रहा है, ठीक है। अब अगला न्यूज़ देखें, ये बिल्कुल हमारे काम का नहीं है, इसका हमने देखा था और ये 1-2 न्यूज़ और आएगा इसका, उसके बाद लास्ट में कंक्लूडिंग जो आएगा आर्टिकल उसको आप देख के आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। फिलहाल ये हमारे काम का नहीं है, ये बिल्कुल काम का नहीं है। आप जनरल नॉलेज के लिए देख सकते हैं, बाकी बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। मिशन 2024 है, आपका भी मिशन 2024 है कि मिशन 2024 में नौकरी लेना है, लेकिन इनका अलग लक्ष्य है, वो अपने लक्ष्य पे काम कर रहे हैं, आप अपने लक्ष्य पे काम करिए। ये हमारा नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं है, बिल्कुल काम का नहीं है ये सब, है ना, बिल्कुल काम का नहीं है। देखिए फिर जो अभी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से लेके जो भी रिलेटेड इशू चल रहा है, आपके पर्सनल चॉइस पे है, आप इसको पढ़िए। ये एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जानकारी आपको रखनी चाहिए, है ना, तो हो सकता है आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप इसको पढ़िए। लेकिन जहाँ भी राजनीतिक तौर पे चीज़ें अगर रिफ्लेक्ट होने लगे तो आप वहीं से स्किप करके चलिए, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति भी जुड़ी हुई है इससे। तो जहाँ पे फैक्चुअल अप्रोच है, जहाँ पे आध्यात्मिक स्कोप है समझने का, उसको आप देखिए। जहाँ पे राजनीतिक विषय आ जाता है वहाँ से अपने आप को एकदम अलग कर लीजिए, है ना, ये बिल्कुल काम का नहीं है। बाकी आप देख लीजिए, इसमें आप जो आपको समझने का है, लेकिन ये एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पेज भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। इसमें देखिए एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिजिटल अतिथि सत्यापन प्रणाली। अब क्या होता था कि जो भी होटल हैं वहाँ पे जो रजिस्टर पे नाम लिखवाते हैं ना, रजिस्टर पे लिखवाते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, आपका एड्रेस क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है। तो ये सारा डिटेल जो है, जो लोकल थाना होता है, उस लोकल थाना में ये इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे दिया जाता था। तो एक टास्क था, उस टास्क को टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्होंने इम्प्रूव किया, प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो मैनुअल प्रोसेस था उसको इम्प्रूव किया है। अब डिजिटल अतिथि सत्यापन प्रणाली अब क्या है, वेबसाइट है, होटल में वहीं से वो अपडेट करेंगे, जो भी आईडी कार्ड लेंगे वो वहीं पे अपलोड करने का ऑप्शन रहेगा। उसके बाद क्या है कि इसका ट्रैकिंग डेली बेसिस पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अपने डैशबोर्ड पे आराम से बैठे बैठे कर सकते हैं, कोई भी मैनुअल रजिस्टर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये साइंस टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिसिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपका इंटरव्यू वगैरह चल रहा हो तो इसको अगर आप कोट करें तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। फिर वही चीज़ है, तकनीकी दक्षता से लैस होती पुलिस, किस तरह से जो गेस्ट वेरिफिकेशन सिस्टम है, जमशेदपुर पुलिस का इनिशिएटिव है, ये बिहार में भी लाया जा सकता है और बिहार की जो पुलिसिंग है उसको तंदुरुस्त किया जा सकता है, बिहार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको दुरुस्त किया जा सकता है। आप इसको ध्यान रखेंगे, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इंटरव्यू पॉइंट से मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मेंस में भी ऐसा कुछ रिलेटेड पॉइंट पूछता नहीं है बिहार से एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड। बट हाँ, ई गवर्नेंस जो एक हमारा टॉपिक है ना, ई गवर्नेंस में आप इसको कोट कर सकते हैं, GVS सिस्टम या गेस्ट वेरिफिकेशन सिस्टम को NIC ने डेवलप किया है इसको। चलिए, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। मनाली में ठंडा हुआ कोई काम का नहीं है हमारा, ये बिल्कुल काम का नहीं है, बिल्कुल काम का नहीं है, बिल्कुल काम का नहीं है, ये बिल्कुल भी काम का नहीं है, बिल्कुल काम का नहीं है। ये एक हास्य व्यंग है, अच्छा लगे तो पढ़िए। इसमें सिर्फ मुझे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, लैग्रेंज बिंदुओं का महत्व, यानी लैग्रेंज पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी आप रिसेंट में आदित्य L1 के बारे में काफ़ी कुछ सुन रहे होंगे। आदित्य L1 के बारे में क्या कहा गया था कि आदित्य L1 को एक ऑर्बिट में प्लेस किया गया है, ऐसे जगह पे प्लेस किया गया है कि यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ है। तो ये आदित्य L1 जो है सन को कंटिन्यूसली देख पाएगा, कोई भी जो इक्लिप्स होता है, इक्लिप्स के बाद भी सन को कंटिन्यूसली देख पाएगा। और ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे
अर्थ का ग्रेविटेशन और सन का ग्रेविटेशन एक दूसरे को बैलेंस करेगा और ये अपने ऑर्बिट पे बिना किसी डिस्टरबेंस के मेंटेन रहेगा। तो जिस ऑर्बिट पे मेंटेन रहेगा वो उस ऑर्बिट को हम लोग लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं। इसको आप पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। इसका डिटेल्ड कल आपको एक वीडियो आ जाएगा कि आदित्य L1 का लैग्रेंज में आदित्य L1 और लैग्रेंज पॉइंट का क्या रिलेशन है। कंप्लीट न्यूज़पेपर डिस्कशन के बाद लास्ट में हम लोग एक 5 से 7 मिनट में बता देंगे आपको डिटेल से कि क्या होता है, कैसे होता है। फिलहाल आज आप इसको पढ़ लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ये सब हमारे काम का नहीं है, ये सब बिल्कुल हमारे काम का नहीं है, बिल्कुल भी काम का नहीं है, ठीक है। यहाँ भी मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा जो आपके काम का हो, है ना, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। यहाँ पे एक आर्टिकल है, हम छोटे ज़रूर हैं मगर कोई धौंस ना जमाए। मुइज़ू ने कहा है। मुइज़ू कौन है? मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं। एक फैक्ट तो ये है कि मुइज़ू कौन है? मालदीव्स के प्रेसिडेंट है, यही है, मोहम्मद मुइज़ू। इनका रवैया जो है हमेशा से इंडिया के अगेंस्ट रहा है। ये हमेशा से ये चाह रहे हैं कि भारतीयों की जो इन्फ्लुएंस है मालदीव्स में उसको कम किया जाए या एलिमिनेट किया जाए। ये शायद से कहें तो हमारे एडवर्स कंट्रीज़ के द्वारा सपोर्टेड हैं, या ऐसा कहें तो एक नेशनलिस्टिक फर्वर जगा के देश में इनका जो है ना इन्फ्लुएंस कम हो रहा है राजनीतिक तौर पे। तो राजनीतिक तौर पे अपने आप को वापस लाने के लिए अब ये राष्ट्रवाद का सहारा ले रहे हैं। और राष्ट्रवाद का सहारा कैसे ले रहे हैं? तो हम छोटे हैं लेकिन धौंस न जमाए कोई, मतलब औकात कुछ नहीं है लेकिन चैलेंज करेंगे इंडिया को। तो ये अभी जो कुछ दिनों से मालदीव्स का मुद्दा चल रहा है उसी से रिलेटेड है ये। आप इसको इग्नोर करके चलेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस ये समझेंगे कि जो मुइज़ू है इसका जो कमेंट आया है ये क्यों कमेंट आया है, किस वजह से ये सब बोला जा रहा है। ये क्या इसकी औकात है क्या भारत से लड़ जाए? नहीं लड़ सकता है। या तो इसके साथ चाइना खड़ा है पीछे, या तो इसके साथ और कोई अदृश्य शक्ति है जो हम लोग नहीं पता कर पा रहे हैं, मतलब जो नॉन स्टेट एक्टर्स जिसको बोलते हैं हम लोग। या फिर ये अपने राजनीतिक करियर को चमकाना चाह रहे हैं राष्ट्रवाद के थ्रू, जो कनाडा में हुआ था जस्टिन ट्रूडो के साथ। तो सिमिलर तौर पे ये करना चाह रहे हैं, है ना। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, हमारे काम की नहीं है बस। तो दैनिक जागरण में राष्ट्रीय संस्करण में कुछ ज़्यादा वो लोग दे नहीं रहे हैं, इतना काफ़ी था पढ़ना और मेरे हिसाब से आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा इसमें। अब देखते हैं जनसत्ता को। जनसत्ता को जल्दी से देख लेंगे क्योंकि काफ़ी कुछ रिपीट है इसमें। चलिए, पहला न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ईडी सिर्फ इंपॉर्टेंट है, बाकी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला जो है कड़ा विरोध जताया जो है ब्रिटेन के उच्चायुक्त जो विजिट किए हैं पीओके में, उसके बाद भारत ने कड़ा विरोध जताया। इस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद आप देखिए सट्टेबाजी ऐप, बाकी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, सट्टेबाजी ऐप वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी तक आपको पूछा नहीं है लेकिन करंट अफेयर में पूछा जा सकता है कि जो सट्टेबाजी वाला ऐप है ना, तो वो किस तरह से भारत के नियमों का उल्लंघन कर रही है, या क्या वो वैलिड है, उसके नियम क्या क्या हैं भारत में, वो किस तरह से नियमों का उल्लंघन कर रही है। इस तरह से कुछ सवाल आ सकता है। तो अब सट्टेबाजी ऐप से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी मिलती है तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे डायरेक्टली हमारे सिलेबस से नहीं है लेकिन करंट अफेयर में इसको पूछा जा सकता है, जैसा मुझे लगता है। जो शॉर्ट स्टेटमेंट जो 8 नंबर वाला सवाल आता है उसमें ये पूछा जा सकता है। बाकी ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। देख रहे हैं सब, अभी पढ़ने वाली चीज़ बहुत कम होती है, बाकी जो है बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ रिपीट है, इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, कोहरे के कारण एक्सप्रेस वे पे कंटेनर से टकराया ट्रक। ये सवाल हो सकता है कि रोड सेफ्टी से रिलेटेड। इसमें भी अगर हम देखें तो कोई थीम है क्या बीपीएससी में इससे रिलेटेड? नहीं है, लेकिन मैं इसको मान के इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आए दिन देखिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम करते हैं, लेकिन क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने में हम लोग सारे डायरेक्शंस में नहीं सोचते हैं। हम जो हमारी अभी की ज़रूरतें हैं सिर्फ उसको सोचते हैं। तो क्या हम फराटेदार लंबा रोड बना देते हैं बिना किसी इंडिकेशन का, बिना किसी लाइटिंग का, ऐसा कुछ? तो अब जो एक्सप्रेस वे बनाने की ज़रूरत है उसमें आइदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करें, आइदर हम कुछ नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करें जो
जाने वाली गाड़ियों को या आने वाली गाड़ियों को ये बता सके कि ट्रैफिक आगे कैसा है, कुछ एक्सीडेंट हुआ है क्या। कई बार हम लोग ये सुनते हैं कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसके पीछे 50 गाड़ी ने एक्सीडेंट, एक पे एक एक्सीडेंट होता गया। वही विजिबिलिटी कम है। तो विजिबिलिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है? अगर विजिबिलिटी नहीं बढ़ा सकते हैं तो टेक्नोलॉजी के तौर पे हम लोग कैसे उसको ये कह सकते हैं, बता सकते हैं ड्राइवर्स को कि देखो आगे खतरा है। कुछ ऐसा चीज़ हम क्या सोच सकते हैं? ये थोड़ा इनोवेटिव है, हमारे सिलेबस से नहीं है, लेकिन हमारी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाएगा, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें लिख सकते हैं। ट्रेन एक्सीडेंट का अक्सर पूछा जाता है, लेकिन रोड वाला नहीं पूछा गया। आप इसमें अपना एक एप्टीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। ये फटकार वाला हमने देख लिया किस तरह से आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है और किस तरह से न्यायपालिका कार्यपालिका पे अपना इन्फ्लुएंस जताती है, और वहीं पे जुडिशियल एक्टिविज्म की बात भी हो जाती है। ये हमने देख लिया। फिर ये बिल्कुल भी काम नहीं है, बिल्कुल भी काम का नहीं है ये सब। ये बिल्कुल भी काम का नहीं है, बिल्कुल भी काम का नहीं है, बिल्कुल भी काम का नहीं है, बिल्कुल भी काम का नहीं है ये सब। ठीक है, तो ऐसा ही रहे कंप्लीट। देखें अगर, हाँ, सीमा विवाद के बीच चीन संबंध, ये हमने डिस्कस कर लिया। सेम न्यूज़ है ये, इसलिए मैंने रखा है। बेसिकली आपके सिलेबस से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको ऐसे वगैरह में कोट कर सकते हैं। क्या होता है ऐसे में, राम राज्य आप लिखते हैं ना, राम राज्य की कल्पना की जाती है कि राम राज्य आएगा, राम राज्य ऐसा होगा। तो उसमें भारत के संविधान में किस तरह से निहित है, क्योंकि अगर आप संविधान की चर्चा करते हैं तो संविधान को आप ऐसे में आराम से कोट कर सकते हैं चीज़ों को लेके। तो आप राम राज्य वाला चीज़ लिख सकते हैं, थोड़ा बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू रख के, है ना। तो इसलिए ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। वैसे इसके जो कंटेंट हैं वो डायरेक्टली आप यूज़ नहीं करेंगे, बस किस तरह से उन्होंने अपने आप को पेश करने की कोशिश की है उस पर आप चर्चा करेंगे। आगे बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये सब बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये छोड़ने, ये भी छोड़ सकते हैं, ये भी छोड़ सकते हैं, ये भी, ये सब छोड़ सकते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। बीटिंग द रिट्रीट क्या होता है? बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में इस बार क्या होना चाहेगा? अग्निवीरों के लिए समर्पित धुन बजाया जाएगा। तो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होता क्या है, ये आपको इम्पोर्टेंट होना है, और उससे रिलेटेड कुछ है इन्फॉर्मेशन, वो आप पढ़ सकते हैं इसमें, है ना। तो ये जानकारी होनी चाहिए आपको। शास्त्रीय गायिका प्रभा आत्रे का निधन, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डेथ्स एंड ओबिचुरीज होती हैं उससे भी क्वेश्चन कई बार बना लिया जाता है ना। फिर ये वाला तो हमने देख ही लिया। यहाँ पे आप लाई चिंगते, ताइवान में इन्होंने चुनाव जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बस इसके बाद ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी सेना ने हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले एक और स्थान पर हमला किया। ये हमारे लिए डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये रिकरिंग चीज़ें हैं। जब तक ये चलता रहेगा हमारे पास अपडेट्स आते रहेंगे। तो क्या है, हम धीरे धीरे करके नहीं पढ़ेंगे, हम लास्ट में जो चीज़ है उसको पढ़ लेंगे। बस हम ध्यान रखेंगे कि अमेरिकी सेना और हूती में कुछ चल रहा है, हूती कहाँ का है, जहाँ का है वहाँ का मैप वर्क थोड़ा करेंगे। ठीक है, बस। फिर ये तो हमने देख ही लिया, ये बिल्कुल काम का नहीं है, काम का नहीं है। हाँ, कपड़ों के माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण का एकमात्र स्रोत। हमको क्या है, प्रदूषण जो है हमारा GS2 में सेक्शन 3 में हम लोग का एक पार्ट आता है पॉल्यूशन वाला चीज़। पॉल्यूशन में कपड़े, टेक्सटाइल किस तरह से प्रदूषण का कारण बन सकते हैं, उसमें आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, और उससे एक आध चीज़ निकाल सकते हैं। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एग्जाम्पल में कभी हुआ तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, वो भी पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारक होता है। वो आप एग्जाम्पल में कोट कर सकते हैं इस आर्टिकल के माध्यम से। बस ये हमने देख लिया है ऑलरेडी, ये ज़रूरत नहीं है ये सब। देखिए ये सब ये ख़त्म हो गया, इतना ही था जो टॉपिक हैं। अगर हम UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से देखते तो हम कुछ और टॉपिक्स देख सकते थे, लेकिन हम यहाँ कंप्लीटली देख रहे हैं कि जो BPSC की परीक्षा है, इस BPSC की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उस आर्टिकल्स को हमने यहाँ देखा है और समझने की कोशिश की है। आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया है, उन 2 क्वेश्चंस का जवाब आप जरूर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कौन से 2 एक्ट को इन्फोर्स करने का काम करती है, और दूसरा सवाल मैंने पूछा है कि कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर सरकार साइंटिफिक टेम्पर
को डेवलप करने का काम करती है? ये 2 सवाल को आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। बाकी हम मिलते हैं कल वीडियो के साथ और कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, थोड़ा और डिटेल का जो ये है उसको और थोड़ा बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके हम लोग डिटेल में जाएंगे, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।